दोस्तों, टीचिंग बेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट 2023 पेपर 1 और 2 हिंदी का संपूर्ण निचोड़ एक ही वीडियो में 30% में से आपके लिए 15% अवश्य मिलेंगे। और मैं कहता हूं कि आपके लिए 7 नंबर का छांटने वाला आएगा पद्यांश और गद्यांश से, उसको छोड़ करके पूरी पेडागोजी इसी में से आएगी। तो आइए देखते हैं भाषा हमें ले जाती है। भाषा हमें कहाँ ले जाती है? तो भाषा हमें ज्ञान और कल्पना की ओर ले जाती है। भाषा हमें ज्ञान कराती है और कल्पना की खोज कराती है। अत्यधिक और वैचारिक में कौन सा प्रत्यय है? तो अत्यधिक, वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक, इन सभी में एक प्रत्यय है। इन सभी में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय है। जी हाँ, हाँ जी, केवल, भी और तो और ही, ये सब के सब क्या है? निपात हैं। निपात क्या होते हैं? निपात वाक्य के अंदर बल प्रदान करते हैं, ये बलदायक होते हैं। जी हाँ, हाँ जी, केवल, भी और तो और ही, ये सब के सब क्या होती हैं? निपात होती हैं। बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सक्षम है। तो बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सबसे ज्यादा सक्षम क्या है? तो वो है भाषा प्रयोग की क्षमता। भाषा प्रयोग, भाषा का किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा रहा है, या किसी दृश्य का वर्णन करना, या किसी भी दृश्य का क्या करें आप? वर्णन करें, तो वो क्या? भाषा की क्षमता का आकलन है। अगला पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो एक परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह है। तो जो भी परियोजना प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, उनको संगठित रखने का एक संग्रह है। कौन? पोर्टफोलियो के अंदर रखे जाते हैं। और आकलन में सबसे ज्यादा सहायक है वो क्या है? पोर्टफोलियो है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पोर्टफोलियो। बच्चों के हर प्रकार की गतिविधियों का लेखा जोखा रखा जाता है, और बच्चा किस प्रकार की गतिविधि करता है उसका लेखा जोखा जो रखा जाता है वो पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। बच्चों की भाषाई क्षमता में कृमित प्रगति में मदद करना, और बच्चों की जो भाषाई क्षमता होती है उसमें कृमित प्रगति में बच्चों की क्या करना? मदद करना। तो पोर्टफोलियो के माध्यम से, और पोर्टफोलियो के अंदर लेखा जोखा रखा जाता है। उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग की बात करें तो प्रभाव है, प्रदेश है, प्रपत्र है, इन सभी में प्र उपसर्ग है। ड्योढ़ी का अर्थ क्या होता है? तो ड्योढ़ी का जो अर्थ है वो चौखट, घर और देहरी। पानी पी प्यास बुझाना। पानी पी प्यास बुझाना में कौन सा अलंकार है? तो ऐसा कोई भी पंक्ति जिसके अंदर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ण क्या हो? रिपीटेशन हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो पापा यहां पर 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए एक ही वर्ण है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, यौगिक शब्द जैसे दो शब्दों से मिलकर जुड़े, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई का घर। पौधशाला, पौध के लिए शाला। महत्व अपूर्ण, महत्व अलग, अपूर्ण अलग है, तो ये कहलाते हैं यौगिक शब्द। अब कुछ होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े करने पर उसका शाब्दिक अर्थ ना निकले। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका तीसरा अर्थ निकले, जैसे दशानन है, पंकज है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला है नावाकिफ का समानार्थी शब्द है। तो नावाकिफ का जो समानार्थी शब्द है वो है अपरिचित, ना जानने वाला, ना जानना, जिसे परिचित ना हो। आधुनिक का जो समानार्थी शब्द है वो है नवीन। आधुनिक का समानार्थी शब्द क्या है? नवीन। सानिध्य का जो समानार्थी शब्द है वो है समीपता, किसी के समीप होना। आधुनिक कहें, नवीन कहें, एक ही बात है। सानिध्य कहें, समीपता कहें, एक ही बात है। भाषा लिखने के लिए उपयोगी है। तो भाषा लिखने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? तो वो है समृद्ध परिवेश। समृद्ध परिवेश, प्रिंट समृद्ध परिवेश, वातावरण। भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी क्या है? मम परिवार, मेरा परिवार, माता पिता, परिवार। अगला है वहां वाले शब्द गलत बोलता है एक बच्चा। वहां वाले शब्द गलत बोलता है एक बच्चा, तो क्या है? उसे डांटेंगे, उसे मारेंगे, उसे फटकार लगाएंगे? नहीं, उसे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे, और उससे बार बार अभ्यास कराएंगे, धैर्य पूर्वक बोल सके। अगला जो प्रश्न है हमारा वो हमारा पढ़ने संबंधी विकार। तो पढ़ने संबंधी विकार कौन कौन से हैं? तो अगला प्रश्न हमारा ये है, पढ़ने संबंधी विकार है तो पढ़ने में कौन सा विकार है? तो वो है डिसलेक्सिया। कौन सा है? डिसलेक्सिया। लेखन संबंधी कौन सा विकार है? तो वो हमारा डिसग्राफिया। गणित संबंधी कौन सा विकार है? तो वो है डिसकैलकुलिया। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है आकर्षक चित्र। आकर्षक चित्र, कि चित्र बच्चे, आपने देखा होगा छोटे बच्चों की क्लास में
जो किताबें होती हैं उनमें तरह तरह के विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, चित्र बने हुए होते हैं। चित्रों के माध्यम से बच्चा, संकेत के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है। तो इसलिए पाठ्य पुस्तक में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आकर्षक चित्र। बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले, बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले जानते हैं। तो बच्चा जब पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले बच्चा क्या जानता है? स्वयं की अभिव्यक्ति जानता है, स्वयं को अभिव्यक्त करना जानता है, स्वयं की अभिव्यक्ति जानता है, अपनी भाषा को जानता है बच्चा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण पक्ष है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, के पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना, कि पाठक के जो उद्देश्य होते हैं उनका क्या हो, किस लिए उनको रखा गया है। सतत आकलन का उद्देश्य है, सतत आकलन का जो उद्देश्य है, इसका जो तात्पर्य है सतत आकलन से, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चा कितना जानता है और उसने कितना सीखा, यह है सतत आकलन। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा वो प्रश्न हमारा भाषा का प्राथमिक रूप है। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? तो भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो है सांकेतिक। बच्चा सर्वप्रथम जो भाषा सीखता है वो संकेत के माध्यम से सीखता है। भाषा क्या है? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है और भाषा एक परिव्यवहारिक है। जो व्यवहार में हम बोलते हैं बोलचाल, वही क्या कहलाती है? हमारी व्यवहारिक भाषा और नियमबद्ध व्यवस्था है। बच्चा भाषा सीखता कहां से? समाज से, परिवार से, समाज से या परिवार से। अब बात करें भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? तो भाषा अर्जन इक्विजेशन जिसे बोलते हैं, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक है कि इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, न परिवार की, न विद्यालय की, न किसी मास्टर की, न किसी अध्यापक की, न किसी शिक्षक की। बच्चा भाषा अर्जन स्वयं कर लेता है। इसमें समाज और परिवार की मुख्य भूमिका होती है भाषा अर्जन में। भाषा अधिगम क्या है? तो भाषा अधिगम बच्चा कैसे करता है? प्रयासपूर्ण है। जब प्रयासपूर्ण है, प्रयासजन्य है, तो इसमें जो आवश्यकता होती है वो विद्यालय या किसी अन्य या किसी अध्यापक या अध्यापिका की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी और के माध्यम से सीखना वो क्या कहलाता है? भाषा अधिगम। और अपने आप बच्चा सीख जाता, सहज स्वाभाविक रूप से सीख जाता बच्चा, उसे कहते हैं अर्जन। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग। अगर बच्चा बहुभाषिक कक्षा है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न शैली के बच्चे आए हुए हैं कक्षा के अंदर, और बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, तो हम उसे डांटें, फटकारें? नहीं। बच्चे की मातृभाषा को क्या करें? स्वीकार करें और उसे सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। बच्चे की भाषाई विकास सर्वाधिक निर्भर करता है। तो बच्चे का जो भाषाई विकास है वो सबसे ज्यादा निर्भर किस बात पर करता है? तो बच्चे का जो भाषाई विकास है वो सबसे ज्यादा जो निर्भर करता है वो करता है उसके परिवेश पर, उसके परिवार पर, उसके समृद्ध परिवेश पर। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना संबंधित है। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किससे संबंधित है? पियाजे साहब से, जीन पियाजे से। आत्म केंद्रित भाषा की संकल्पना संबंधित है वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की उसी बात के लिए आत्म केंद्रित भाषा कहते हैं, पियाजे उसी बात के लिए अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। अंतःवाक्य की संकल्पना, पाठ, पायट, ढांचा, निर्माण, ये सब किससे रिलेटेड हैं? ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड हैं। क्योंकि वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चा के अंदर जो विकास होता है वो किससे होता है? समाज से होता है। बच्चा कहां से सीखता है? समाज से सीखता है। इसके फोल्डिंग शब्द इन्होंने ही दिया था, क्योंकि ये बताते हैं बच्चा किस वयस्क और समवयस्क की सहायता से बच्चा सीखता है। वयस्क या समवयस्क की सहायता से सीखना, उससे कहते हैं इसको फोल्डिंग या पाठ, पायट या ढांचा निर्माण। भाषा सीखना, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। तो भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना ये दोनों अलग अलग संकल्पना है, दोनों अलग अलग क्या है? कॉन्सेप्ट हैं। भाषा के बारे में सीखना और भाषा सीखना, भाषा सीखना एक अलग बात है और उसके बारे में गहनता से सीखना वो एक अलग बात है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। बच्चों की जो सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है वो उसके मौलिक विचार, कि बच्चा अपने मौलिक विचारों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रहा है, तो उसके मौलिक विचार लेखन क्षमता में बहुत ही परिचायक है। वाणी और लेखन में मूल अंतर क्या है? तो वाणी और लेखन में मूल अंतर क्या है? तो वो है चेतना, स्वाभाविक और बातचीत का। वाणी एक अलग चीज है, लेखन एक अलग चीज है। उन दोनों में जो अंतर है वो उसकी चेतना का, जिज्ञासा का, स्वाभाविक का और उसकी बातचीत करने की शैली का। भाषा का प्रमुख प्रकार्य है। तो भाषा का जो प्रमुख प्रकार्य है वो है संप्रेषण, परस्पर बातचीत करना। तो संप्रेषण और परस्पर बातचीत करना क्या है? भाषा का प्रमुख प्रकार्य है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, अंतर्निहित क्षमता होती है। ये कथन किसने बताया था? ये चोम्स्की साहब ने बताया था कि बच्चा जब भाषा सीखता है तो बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चा जन्म से ही भाषा को
सीखता है। इन्होंने बताया था लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही अपने दिमाग में क्या लाता है, एक चिप लगी हुई होती है, उसके मस्तिष्क में क्या लगी होती है, एक चिप लगी हुई होती है। तो भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। भाषाई कौशल हैं, तो भाषाई कौशल कितने होते हैं, तो भाषाई कौशल 4 हैं। भाषाई कौशल कितने हैं, 4 हैं। और भाषाई कौशल सबके सब क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ग्रहणात्मक अलग और अभिव्यंजनात्मक। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तो सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है। और अभिव्यंजनात्मक कौशल कौन कौन सी हैं, इन्हीं के लिए कहते हैं उत्पादक कौशल। तो बोलना और लिखना उत्पादक कौशल है। जब भी हम अपनी बात को किसी के सामने प्रोडक्ट्स करेंगे या बोलेंगे, क्या करेंगे, अभिव्यंजन करना चाहेंगे, तो या तो बोलकर करेंगे या फिर लिखने के माध्यम से करेंगे। यदि किसी की बात को हम ग्रहण करेंगे, अंदर ग्रहण करें, तो या तो सुनकर करेंगे या फिर पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।